टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल का। नेक्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। आज का हमारा न्यू टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल, फर्स्ट बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का नाम से सबसे पहली बात है कार्बोहाइड्रेट की जरूरत क्या है हमारी बॉडी में। पहली बात तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से सारे के सारे जैविक जितने भी जीव हैं, जितने भी पादप हैं, जितने भी जीव सजीव लिविंग है, उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो उसका पहला यौगिक पढ़ रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की संरचना क्या है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है, शरीर में कहाँ कहाँ काम आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से प्राप्त होता है, निर्माण। इनका निर्माण सिर्फ प्लांट्स, इनका निर्माण प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पादपों के द्वारा होता है और एनिमल जो है वो इन्हें प्लांट से कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण प्लांट्स में होता है। एनिमल जो है वो एनिमल क्योंकि बना तो सकते नहीं कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट्स में से कंज्यूम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारे सेल मेम्ब्रेन में ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है। कार्बोहाइड्रेट कई बार स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, जैसे सेल्यूलोज, काइटिन, और फूड के लिए जो खाने के रूप में हमें कौन से मिलते हैं, ग्लाइकोजन जो कि जंतुओं में संग्रहित होता है। फिर आता है स्टार्च जो कि पादपों के अंदर संग्रहित रहता है। तो ये तो है कार्बोहाइड्रेट की क्या, कहाँ कार्बोहाइड्रेट जीवों में काम आते हैं कि कई जगह स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेल्यूलोज सेल वॉल बनाने का काम करता है। काइटिन फंजाई की सेल वॉल बनाने का काम करते हैं। ग्लाइकोजन हमारे एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। स्टार्च जो है प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है लीव्स के अंदर, वो स्टार्च के रूप में होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और ये किन किन तत्वों से मिलकर बने रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले नाम का पता करते हैं कि ये नाम क्यों रखा है इनका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बो मतलब कि कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब कि H2O या वाटर मॉलिक्यूल, H2O वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले जो पुरानी सबसे मान्यता थी वो यही थी कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बन के हाइड्रेट्स। ये थी सबसे पहले, ये सबसे पुरानी डेफिनेशन थी, कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बन के हाइड्रेट्स। लेकिन ये उसके बाद इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस मिल गए थे। जब जैसे कि फर्स्ट नंबर पर आती है डीऑक्सीराइबोज। हमारी सबको पता है डीऑक्सीराइबोज जो शुगर होती है वो किसके अंदर मिलती है, डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर मिलती है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O4। तो क्या ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन क्या ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, तो ये एक्सेप्शन है। सेकंड नंबर पर एक्सेप्शन आता है रैमनो शर्करा का फॉर्मूला होता है C6H12O5। ये भी इसका एक्सेप्शन है। थर्ड नंबर पर आता है हमारा एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, जिसको लिख सकते हैं C2H4O2। तो क्या एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये जो इसका फॉर्मूला है
ये तो इसको फॉलो कर रहा है, इस हिसाब से तो ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, कार्बन के हाइड्रेट ही तो है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा। तो ये डेफिनेशन सबसे पुरानी डेफिनेशन थी जिसको गलत बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। फिर सेकंड और जो सही डेफिनेशन है वो आई थी, उस हिसाब से उन्होंने इसको बोला ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अब सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कौन सा ग्रुप होता है, इसके अंदर या तो CHO होता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ये जो ग्रुप होते हैं वो कार्बोनिल या तो जो है एल्डोज होगी या फिर कीटोज होगी। ओज क्या होता है, जो ओज होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट का जो सफिक्स होता है कि जो जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रैमनोज, गैलेक्टोज, तो ये लास्ट में जो ओज लगता है ना ये कार्बोहाइड्रेट का सफिक्स है कि इनके नाम के आगे लगता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मीठे होते हैं, क्योंकि इनमें शुगर होती है और ये मीठे होते हैं। पर इसका एक्सेप्शन कौन सा आता है हमारा, अब हम पढ़ेंगे जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, पॉलीसैकेराइड्स वो स्वीट नहीं होते हैं, वो मीठे नहीं होते, स्वादहीन होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड बोला जाता है क्योंकि ये मीठे होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण कि कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण क्या क्या है। फिर ये बात आई थी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चरल फॉर्म में काम आता है। सेकंड नंबर पर आता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम और 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये तो हमारी बॉडी के अंदर, और ये आइडियल जैसे कि लैब के अंदर ये इतनी एनर्जी और हमारी बॉडी के अंदर 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करवाता है एक कार्बन मॉलिक्यूल, एक ग्राम कार्बन मॉलिक्यूल खंडित होने के बाद, जैसे ऑक्सीडाइज होने के बाद C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन करके एनर्जी जनरेट होती है ना, तो इतनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट आता है, मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड बोला जाता है क्योंकि वो शुगर होती है, मोनोसैकेराइड्स। सेकंड नंबर पर आते हैं ओलिगोसैकेराइड। थर्ड नंबर पर आते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब है ये सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपलेस्ट, क्योंकि इनके अंदर एक अणु होता है, इनका पाचन नहीं हो सकता, ओनली अवशोषण होता है, ओनली एब्जॉर्प्शन। क्योंकि मोनोसैकेराइड का मतलब है सिर्फ एक सैकेराइड, एक कार्बोहाइड्रेट अणु है, जैसे कि एग्जांपल है C6H12O6, फिर आता है C5H10O5 राइबोस शुगर। तो इनका आगे और क्या ही पाचन होगा, इनको डायरेक्ट सेल द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो इनका अवशोषण होता है, इनका पाचन नहीं होता। सिंपलेस्ट होते हैं क्योंकि इनको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं 2 से 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, जैसे ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर गैलेक्टोज शर्करा बनाते हैं। तो माल्टोज 2 ग्लूकोज अणु मिलकर माल्टोज बनाते हैं। तो ऐसे करके 2 से 10 इनका आगे पाचन हो सकता है। जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, सो ऑन। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं,
मतलब इनके अंदर n मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनगिनत n मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सर्वाधिक बड़े होते हैं। ये जो है इनके अंदर इनका अनुपात सर्वाधिक होता है क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए ये पीएच, सेल पीएच को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ये तीन होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड। सबसे पहले ये मोनोसैकेराइड के अंदर एक अणु होता है, ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से 10 अणु होते हैं, पॉलीसैकेराइड पॉलीमर होता है, इसके अंदर n अणु होते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंदर जो है 3 कार्बन से शुरू होती है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। सबसे पहले आती है हमारी 3 कार्बन की शर्करा। 3 कार्बन की शर्करा का एग्जांपल है ग्लीसैल्डिहाइड, ग्लीसैल्डिहाइड। ठीक है, ग्लीसैल्डिहाइड या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये 3 कार्बन की मोनोसैकेराइड श्रृंखला के उदाहरण है। फिर हम पढ़ते हैं 4 कार्बन की। 4 कार्बन की होती है एरिथ्रोज एंड थ्रियोज, ये 4 कार्बन की शर्करा है। ये जो है एल्डोज शर्करा है। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि एल्डोज क्या होता है एंड कीटोज क्या होता है। एल्डोज का मतलब है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटोज का मतलब है इसके अंदर की कीटोन समूह प्रेजेंट है। तो जिस शर्करा के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसे हम एल्डोज शर्करा बोलेंगे, जिसके अंदर कीटोन समूह उपस्थित है उसे कीटोन शर्करा बोलेंगे। 4 कार्बन ये एल्डोज शर्करा है, जैसे इनके अंदर यहाँ ऊपर की साइड एल्डिहाइड समूह, हर कट के ऊपर एक कार्बन होता है, तो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन, यहाँ पर CH2OH HOH HOH, ये तो थ्रियोज होता है, ये तो होता है एरिथ्रोज। यदि इसके OH H कर दें इसकी जगह OH और H, तो ये हो जाता है, मतलब ये आपस में एनोमर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं 5 कार्बन की। 5 कार्बन की कौन सी है? आरएनए वाली शर्करा। आरएनए वाली शर्करा को क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। फिर आती है हमारी 6 कार्बन की, इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं ट्रायोस, ट्रायोस शुगर, इनको बोलते हैं टेट्रोस शुगर, इनको बोलते हैं पेंटोस, इनको बोलते हैं हेक्सोस। ठीक है, इसके बाद 6 कार्बन की हमारी ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड रैमनोज। उसके बाद आती है 7 कार्बन की शर्करा। 7 कार्बन की शर्करा का एग्जांपल है ग्लूकोहेप्ट्यूलोज एंड स्यूडोहेप्ट्यूलोज। ये होती है मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है। यदि इनके अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो हम बोलेंगे एल्डोज, यदि कीटोन समूह उपस्थित है तो बोलेंगे कीटोज। ट्रायोज बोलते हैं जिनके अंदर 3 कार्बन उपस्थित होते हैं, ग्लीसरैल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लीसरैल्डिहाइड वही है जो वसी अम्लों के अंदर अपना H समूह प्रतिस्थापित करता है एसीटेट समूह से, ये ग्लीसरैल्डिहाइड वो शर्करा होती है। थ्रियोज एंड एरिथ्रोज, राइबोज आपको पता ही है आरएनए प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर बोलते हैं, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, रैमनोज C6H12O5। उसके बाद 7 नंबर की 7 कार्बन श्रृंखला वाली मोनोसैकेराइड है ग्लूकोहेप्टिलोज एंड स्यूडोहेप्टिलोज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इनके अंदर कुछ टॉपिक आते हैं जिन्हें बोलते हैं कि उपाप की अपचयी शर्करा है या नहीं है, रिडक्टिव शर्करा है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो सबसे पहले आता है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर होती है जिसे बोलते हैं अपचयी शर्करा। अपचयी शर्करा जो होती है वो Cu+2 को Cu+ में कन्वर्ट कर देती है। Cu+ का कलर होता है, ये होता है रेड एंड ये होता है ब्लू। कार्बन+2 कौन से केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है? उसे बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो यदि हम किसी भी शुगर को इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यदि इसका कार्बन+2 कार्बन+ में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और यदि ये नहीं होता तो उसे बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
ठीक है, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन होगा सैकेराइड्स का, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो फिर ये है कि ये इसके अंदर कन्वर्ट क्यों हो रहा है, तो इसका होता है कि यदि ये जो सैकेराइड का हमने सॉल्यूशन लिया उसके अंदर फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन समूह, कीटोन ग्रुप, यदि सैकेराइड के अंदर यदि कार्बोहाइड्रेट अणु के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन समूह है ना फ्री रहते हैं तो वो कार्बन प्लस 2 को कार्बन प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं और ब्लू को रेड कलर में कर देते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट इसे ब्लू को रेड कलर में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है वो होती है रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं करता वो होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो मोनोसैकेराइड्स के अंदर ओनली एक ही अणु है तो उनके अंदर क्रियात्मक समूह होंगे, तो सभी मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, यहां तक हो गया, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग समझ आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिड्यूसिंग के बाद हम पढ़ते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन, डीएल विन्यास। डीएल विन्यास क्या है, आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज को बोलते हैं डेक्सट्रोज और फ्रक्टोज को बोलते हैं लेव्युलोज। ठीक है, तो इनको डेक्सट्रोज और लेव्युलोज क्यों कहते हैं कि डी विन्यास और एल विन्यास क्या है, तो किसी भी लाइट के सोर्स से हमें विस्तृत लाइट मिलती है फैली हुई, हमें किसी भी लाइट के सोर्स से विस्तृत लाइट मिलती है, किसी लैंप से किसी लट्टू से उनसे हमें विस्तृत लाइट मिलती है, मतलब वो हर दिशा में जा रही होती है। फिर हम यदि उसे प्रिज्म में से गुजारते हैं तो जो लाइट है वो पोलराइज हो जाती है, कि मतलब वो ध्रुवित हो जाती है, तो पोलराइज लाइट हो गई, पोलराइज्ड लाइट। ये यहाँ पर विस्तृत लाइट है, विस्तृत लाइट को प्रिज्म में से गुजारा तो लाइट जो है पोलराइज हो गई। फिर यहाँ पर हम रखते हैं जो भी हमें कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन चाहिए जिसका हमें पता करना है कि उसका डी विन्यास है या फिर एल विन्यास है, तो फिर उस सॉल्यूशन को इसके अंदर रखते हैं और ये पोलराइज्ड लाइट उसके अंदर से गुजारते हैं। तो यदि लाइट दाईं साइड मुड़ जाती है तो वो होती है डेक्सट्रोज शुगर, और यदि लाइट लेफ्ट साइड होती है तो उसे बोलते हैं लेव्युलोज। तो इसको याद करने का तरीका है द से डेक्सट्रोज और लेव्युलोज, या फिर लेव्युलोज याद कर लो कि लेव्युलोज का फर्स्ट लेटर एल से शुरू है, तो लेव्युलोज की लाइट है लेफ्ट साइड जाएगी। इनके एग्जांपल बताई थी, फ्रक्टोज जो है वो लेव्युलोज विन्यास रखता है, ग्लूकोज जो है डेक्सट्रोज विन्यास रखता है। ये यहाँ तक का। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो वो श्रृंखला या चेन फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर वो साइकिल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। फॉर्म्स फर्स्ट नंबर पर आती है चेन और सेकंड पर यही हम पढ़ेंगे साइकिल। ठीक है, तो सब हम ग्लूकोज का एग्जांपल लेके देखते हैं। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। 6 कार्बन की श्रृंखला के ऊपर ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर है, तो सबसे ऊपर एल्डिहाइड समूह लगा देंगे। एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा यहाँ पर CH2OH। ग्लूकोज की शर्करा के अंदर थर्ड नंबर के कार्बन पर हर जगह HOH एंड HOH, लेकिन ग्लूकोज की शर्करा के अंदर थर्ड नंबर के कार्बन पर OHH ये विन्यास होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद हम साइकिल फॉर्म की बात करते हैं, तो सेम ऐसे ग्लूकोज के बाद हम देखते हैं राइबोज। राइबोज भी एक एल्डो शर्करा है, तो इसके अंदर भी सेम होता है, लेकिन उसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं CHO, लेकिन यहाँ पर HOH में कोई अंतर नहीं होता, यहाँ पर सब जगह HOH,
एंड CH2OH। ठीक है, ये होती है राइबोज, ये होती है ग्लूकोज। फिर उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं कीटोस समूह का। कीटोस का एग्जांपल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के अंदर ऊपर आता है CH2OH, क्योंकि यहाँ पर जो है इस वाले समूह पर C जुड़कर कीटोन समूह जुड़ता है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, उसके बाद 3, 4 एंड 5, और फिर यहाँ पर CH2OH, सेम की सेम ऐसे जैसे कि ग्लूकोज के अंदर थर्ड नंबर के कार्बन पर OH इधर और H इधर था, वैसे ही फ्रक्टोज के अंदर भी 1 2 3 नंबर के कार्बन पर OH इधर एंड H इधर, बाकी सब जगह HOH HOH। ये होती है चेन फॉर्म। चेन फॉर्म में रहते हैं। बाकी यदि सॉल्यूशन की बात करें तो वो रहते हैं साइकिल फॉर्म में। साइकिल फॉर्म में दो तरह से रह सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है फ्यूरेनोज एंड सेकंड नंबर पर आता है पायरेनोज। इन सब के अंदर सब चीजों को नाम से डिफाइन कर सकते हैं। फ्यूरेन के अंदर F सबसे पहले आता है, तो उसके अंदर होगा 4 तो कार्बन होते हैं प्लस 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है। पायरेनोज के अंदर 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। पायरेनोज जो है वो ग्लूकोज के अंदर होती है, पायरेनोज प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, और फ्यूरेनोज जो है वो होती है हमारे कीटोज वाले फ्रक्टोज के अंदर। ग्लूकोज की बात करते हैं तो इनके अंदर क्या बोला, 5 तो कार्बन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये साइक्लिक फॉर्म बन कैसे रही है, साइक्लिक फॉर्म बनती है ये नंबर का H और ये, तो यहाँ पर ये वाला वो बीच में आ जाता है, तो उसके बाद हम लिखते हैं HOH HOH OHH 1 2 3 नंबर के कार्बन पर OHH, यहाँ पर HOH, और यहाँ पर लिखते हैं CH2OH H। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये होती है पायरेनोज स्ट्रक्चर। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर होता है 4 कार्बन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दिया, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 एंड ये 4, तो इसके अंदर लिखते हैं CH2OH CH2OH OH, फिर यहाँ लिखते हैं OHH एंड HOH। ये होती है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये होती है चेन, ये होती है साइकिल। फ्यूरेनोज के अंदर होते हैं 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। पायरेनोज के अंदर होती है 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। ये होते हैं। यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि मोनोसैकेराइड्स जो है वो चेन फॉर्म में होते हैं, साइकिल फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा हमने डीएल विन्यास पढ़ लिया, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पढ़ लिया। अब हम शुरू करते हैं कुछ मोनोसैकेराइड्स। कुछ मोनोसैकेराइड्स जैसे कि फर्स्ट नंबर पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकोज के बारे में। मोनोसैकेराइड्स ही चल रहा है अभी तक हमारा, तो फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्रेप्स शुगर। ग्लूकोज का वो सबको पता है, C6H12O6। ग्लूकोज होता है C6H12O6। उसके बाद इसको ब्लड शुगर कहते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहने वाली शुगर है, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं। ग्लूकोज जो है हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। जब आदमी बीमार रहता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाई जाती है, ताकि उसे है ना पाचन नहीं करना पड़े, क्योंकि बीमार है तो उसके अंदर एनर्जी पहले से नहीं है। यदि हम खाना खाएंगे तो पाचन करना पड़ेगा, एनर्जी उधर भी लगती है, तो हम उसे देते हैं डायरेक्ट ग्लूकोज, जिससे हमें डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त होती है। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए कौन से दो हार्मोन पाए जाते हैं, फर्स्ट नंबर पर आता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये यहाँ तक ग्लूकोज है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ी ली है, एक होती है चेन, एक होती है साइक्लिक। साइक्लिक जो होती है वो होती है पायरेनोज। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए ग्लूकोज कौन सी वो होगी, कार्बोहाइड्रेट, शुगर।
तो वो होगी रिड्यूसिंग ही होगी ऑब्वियसली। सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के एफ से जी, ग्लूकोज के जी से ग्रेप शुगर, फ्रक्टोज के एफ से फ्रूट शुगर, या फिर इसे बीट शुगर। जितने भी फ्रूट्स के ना जो मिठास होती है ना वो फ्रक्टोज की वजह से आती है। जितनी भी मिठास होती है ना वो फ्रक्टोज की वजह से आती है। सबसे मीठी शर्करा होती है ये, सबसे मीठी। फ्रक्टोज हमारे शरीर के अंदर कहाँ, मेल इजैकुलेशन, मेल इजैकुलेशन यानी सीमन, सीमन के अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। क्योंकि वहां पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती थी, जो शुक्राशय होता था जिसके द्वारा 60% सीमन का पार्ट बनता है, उसके अंदर फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो फिर रेप वगैरह होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पर फ्रक्टोज शुगर की एब्सेंस और उसका पता करते हैं। तो मेल इजैकुलेशन के अंदर पाई जाती है। और फ्रक्टोज कौन सी शर्करा है, कीटोज, और ग्लूकोज कौन सी है, एंडोज। फ्रक्टोज ये भी रिड्यूसिंग है, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बाद आती है हमारी गैलेक्टोज। थर्ड नंबर पर आती है गैलेक्टोज शर्करा। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज शर्करा को ब्रेन शुगर कहते हैं। और एक बात होती है कि गैलेक्टोज शुगर कभी भी अकेली सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में रहती है, हमेशा बाइंडिंग करके रहती है। तो फिर गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलकर बनाती है एक शर्करा जिसे बोलते हैं लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर सबको पता है, लैक्टोज शुगर को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, क्योंकि मिल्क के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो एक गैलेक्टोज का अणु और एक ग्लूकोज का अणु ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाकर गैलेक्टोज शर्करा बनाता है। गैलेक्टोज शर्करा क्या है, डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड शर्करा है। तो ये भी क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर। अब हम पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब है कि दो से 10 कार्बन, 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड अणुओं की आपस में जुड़कर ओलिगोसैकेराइड बनती है। तो सबसे पहले बात है कि जुड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एक नोट लगा के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एक बनाते हैं यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या आएगा, HOH, HOH, OHH, HOH एंड CH2OH H। ठीक है, ये एक ग्लूकोज अणु हो गया। यहाँ पर साइड में एक और ग्लूकोज अणु बनाते हैं। तो 2 ग्लूकोज शर्कराएं मिलकर, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज। तो यहाँ पर HOH, HOH, अब सबको पता है OHH, HOH, CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा नंबर का कार्बन है, ये 1 नंबर का, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पर ये 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है C1C4। जो सीधा होता है नॉन ब्रांचियल, या नॉन ब्रांचियल जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसाइडिक वो होता है C1C4, कार्बन के बीच बनता है। तो यहाँ से क्या निकलता है, H2O निकलता है। तो 2 H इसके, एक ये वाला H, एक ये वाला H और एक ऑक्सीजन। तो वाटर निकल गया और ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ ऐसे जुड़ जाती है। और ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड के द्वारा 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़कर डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ये सारे ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड समझ आ गया, ये माल्टोज था। अब हम पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड्स के शॉर्ट में एग्जांपल
एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, थर्ड नंबर पे ट्राइसैकेराइड, उसके नंबर बाद टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से हैं? माल्टोज, लैक्टोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुक्रोज। ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल है, इसके अंदर आता है रैफेनोज, यहां पर आता है स्टैकियोज, स्टैकियोज। ठीक है, इसके अंदर चार यूनिट होती है। रैफेनोज के अंदर कौन कौन सी होती है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ये होती है रैफेनोज। ट्राइसैकेराइड के एग्जांपल है रैफेनोज, टेट्रासैकेराइड के एग्जांपल है स्टैकियोज। सोन होते हैं 5 सैकेराइड अणु, 6 सैकेराइड अणु आपस में जुड़कर पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड ऐसे बनाते हैं। डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले माल्टोज, माल्टोज शर्करा को क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर बोलते हैं, माल्टोज शुगर, इसको बोलते हैं माल्ट शुगर। माल्ट शुगर क्यों बोलते हैं? माल्टोज आपको पता है, आपने पाचन के बारे में पढ़ा होगा, जो मुंह के अंदर 30% माल्टोज का डाइजेशन हो जाता है, तो माल्ट शुगर। सबसे पहले माल्ट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेकरी में यूज आता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं माल्ट शुगर। ये बेकरी में यूज आता है, इसलिए इसे बोलते हैं माल्ट शुगर। माल्टोज और कहां प्रेजेंट होती है? अंकुरित बीजों के अंदर, अंकुरित बीजों के अंदर। अब हमने पहले ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अंदर वो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो क्या उसके अंदर ये वाला फर्स्ट नंबर का कार्बन फ्री था या नहीं था? तो एल्डिहाइड समूह वाला कार्बन फ्री था, तो इसलिए माल्टोज जो है वो कौन सी शुगर होगी? रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसके अंदर जो है एल्डिहाइड समूह फ्री था, तो इसलिए माल्टोज होती है, इसको बोलते हैं माल्ट शुगर, अंकुरित बीजों के अंदर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद आता है दो ग्लूकोज अणुओं के मिलने से बनती है, जिसके अंदर C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद हम माल्टोज शुगर के बाद हम पढ़ते हैं सुक्रोज। सुक्रोज किसके अंदर होता है? चीनी के अंदर। सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं, और सेकंड नंबर पर ओलिगोसैकेराइड पढ़ते हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज ये मोस्ट है शुगर, इसलिए चीनी के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं टेबल शुगर, इसको बोलते हैं केन शुगर, क्योंकि गन्ने के अंदर प्रेजेंट। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सुक्रोज किन किन चीजों से बना होता है? जैसे माल्टोज दो ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है, वैसे सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्लूकोज बनाते हैं सबसे पहले और बनाते हैं फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, CH2OH, OH, OHH, HOH, CH2OH। उसके बाद हम यहाँ बनाते हैं फर्स्ट नंबर का कार्बन HOH, HOH, OHH, CH2OH। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो इसके अंदर होता है C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। C1C2 कैसे? ये हमने फ्रक्टोज की शर्करा बनाई, तो ये थोड़ी है फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जो फ्रक्टोज होती है उसका सेकंड नंबर का कार्बन है, तो कीटोन समूह बनाता है, तो ये इसका कीटोन समूह का कार्बन है, और ये है ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर का कार्बन जो एल्डिहाइड समूह है। तो इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है वो C1C2 के बीच में बनता है, तो यहाँ से एक H, ये वाला H, ये आपस में जुड़कर O से जुड़ जाते हैं और वाटर निकल जाता है, तो ये C1C2। तो इसके अंदर दोनों क्रियात्मक समूह बाहर चले गए। तो सुक्रोज जो होती है वो कौन सी शुगर होती है? नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज के नॉन रिड्यूसिंग होने का कारण पता चल गया, क्योंकि इसके अंदर C1C2, फ्रक्टोज का C2 कार्बन
कार्बन समूह के क्रियात्मक समूह बंध बनाने में इन्वॉल्व हो गए, तो जैसे ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा लैक्टोज। लैक्टोज को क्या बोला था? मिल्क शुगर। लैक्टोज किन किन से मिलकर बनी होती है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो ये इसको लिख देती हूँ मैं। लैक्टोज के बारे में बता चुकी हूँ। गैलेक्टोज के अंदर लैक्टोज होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज शुगर बनती है हमारी मांसपेशियों के अंदर जब हमें थकान हो जाती है अनॉक्सी रेस्पिरेशन के द्वारा, जो कि हमें 2 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। और जो बड़े हो जाते हैं जैसे जैसे वैसे उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। इंटॉलरेंस, इसके अंदर क्या होता है कि हम जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो दूध का पाचन नहीं कर पाते। एक बीमारी होती है जिसके अंदर कि हम लैक्टोज कंज्यूम नहीं कर पाते, ना तो हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर लैक्टोज का पाचन होना बंद हो जाता है। तो वो होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये हमने पढ़े थे डाइसैकेराइड, जिनके अंदर की 2 मोनोसैकेराइड अणु आपस में मिलकर डाइसैकेराइड बना देते हैं। डाइसैकेराइड का पाचन कहाँ होता है? डाइसैकेराइड का पाचन होता है हमारी छोटी आंत के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्राइसैकेराइड हो गया। ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल था रेफेनोज। एक और डाइसैकेराइड है जिसे बोलते हैं ट्रिहेलोज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कीटो में पाई जाती है। इसके अंदर एक ये बात याद रखनी है, ये डाइसैकेराइड ही है जो 2 ग्लूकोज अणुओं के मिलने से बनी रहती है। 2 ग्लूकोज अणु ही मिले रहते हैं इसके अंदर। इसके अंदर C1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। C1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जा रहा है, मतलब ग्लूकोज का C1 भी इन्वॉल्व हो गया, दूसरे ग्लूकोज का C1 भी इन्वॉल्व हो गया। तो ट्रिहेलोज कैसे चल रहा है? नॉन रिड्यूसिंग। आगे यहाँ तक नॉन रिड्यूसिंग चल रहा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि कोई पूछ सकता है कि ट्रिहेलोज जो शुगर होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? तो वो होती है हमारे इंसेक्ट्स में प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ तक ऑलिगोसैकेराइड कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। 3rd नंबर का टॉपिक ये था पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड जो है वो पॉलीमर है। तो अभी तक हमने काफी सारे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज जो फ्रूट शुगर है, उसके बाद लैक्टोज जिसे ब्रेन शुगर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड फर्स्ट नंबर पर पॉलीमर होते हैं। ठीक है, पॉलीमर होते हैं। इनके अंदर सेम वही संगठन तो सबका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पर पॉलीसैकेराइड के अंदर एक फैक्ट होता है कि इनके अंदर 2 तरह से बंध बन सकते हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। एक होता है अमाइलोपेक्टिन, एक होता है अमाइलोज बॉन्ड। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांचियल बॉन्ड है, ये नॉन ब्रांच। ठीक है, तो इसके अंदर होता है C1C4 बॉन्ड प्रेजेंट। ये वाला जो एमाइलोज बॉन्ड होता है वो तो C1C4 प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। एमाइलोपेक्टिन जो है वो C1C6। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो हमने यहाँ पर बनाए ग्लूकोज के कुछ अणु। ग्लूकोज के कुछ अणु बनाए, क्योंकि इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि 1-2 अणु रहते हैं, इसके अंदर तो बहुलक पूरा जाल रहता है। ठीक है, HOH और CH2OH में लिख नहीं थी, यहाँ पर C1C4, तो यहाँ पर HOH CH2OH सॉरी ऊपर की साइड होता है ना CH2OH, तो यहाँ पर होता है HOH, यहाँ पर HOH, यहाँ पर HOH, यहाँ पर भी HOH। ठीक है, तो फिर आप देखते हैं ये तो कौन सी है? ब्रांच थोड़ी है, तो नॉन ब्रांचियल है।
तो इसके अंदर तो सिंपल वाला हमारा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, तो जहां से यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक H और ये वाला बॉन्ड बन जाता है OH। तो यहाँ पर C1C4 बन गया जिसे बोलते हैं एमाइलोज बॉन्ड। फिर उसके बाद होता है एमाइलोपैक्टिन। तो एमाइलोपैक्टिन मैंने किस किस के बीच में बताया था, 6 नंबर के कार्बन और C1। तो C1 मतलब कि ये हमारा C1 है, सॉरी ये हमारा C1 है, CH2OH। ये कौन से नंबर का कार्बन है, इस वाली जो ग्लूकोज है इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर का ये और 1 नंबर का ये। तो यहाँ से निकलता है ये OH ये H, तो यहाँ पर एक O। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो होता है अमाइलोपैक्टिन बॉन्ड। सब अमाइलोपैक्टिन जो है उसके 200 से 2 लाख, मतलब ये तो है ना 85% और ये 15 to 20% प्रेजेंट होता है। तो अभी हम ये सारी बात किसके बारे में कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं स्टार्च के बारे में, क्योंकि स्टार्च पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है। स्टार्च जो है बहुलक होता है, पादपों के अंदर इसका निर्माण होता है, पादपों के अंदर खाना स्टोरेज रहता है स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोरेज रहता है। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो ग्लूकोज का पॉलीमर है तो ग्लूकोज इसके अंदर कौन कौन से बंध बनते हैं, तो इसके अंदर ऐसे वाले बॉन्ड बनते हैं जो लीनियर होंगे वो तो C1C4, और जो वैसे एमाइलोपैक्टिन होगा तो एमाइलोपैक्टिन ऐसे बनता है, देखो यहाँ पर देख लो एक बार वापस, ये वाला 6 नंबर का कार्बन हो गया, ये हो गया 1 नंबर का कार्बन, तो ये वाला OH और इसका H ये चले जाते हैं बाहर H2O के रूप में, ये वाला O जो है वो बॉन्ड बनाता है, ये होता है एमाइलोपैक्टिन। तो एमाइलोपैक्टिन बॉन्ड और ये होता है एमाइलोज बॉन्ड। तो अब हम पढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आ गया, उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च कहाँ पर संग्रहित होता है, पत्तियों के अंदर। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब हम ये वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इधर वाला जो अणु है उसका 1 नंबर का कार्बन काम नहीं आता है, 1 नंबर का कार्बन काम नहीं आता है, और इधर वाले का 1 नंबर का कार्बन काम आता रहता है क्योंकि वो C1C4 बनते रहते हैं ना। तो इसका मतलब है कि स्टार्च के अंदर राइट साइड तो रिड्यूसिंग होती है और लेफ्ट साइड नॉन रिड्यूसिंग होती है, लेफ्ट साइड नॉन रिड्यूसिंग होती है स्टार्च के अंदर। अब कौन सी पॉलीसैकेराइड आती है उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल्यूलोज के बारे में। स्टार्च हो गया, स्टार्च जो है पौधों के अंदर संग्रहित रहता है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर पर सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सेल्यूलोज सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की बनी रहती है। तो फिर पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो है किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अंदर C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये ग्लूकोज के 6000 अणु, 6000 अणुओं से मिलकर बना रहता है। सेल्यूलोज क्या है, रफेज के रूप में काम आता है। जब हम कोई भी हम वेजिटेबल खाते हैं तो उसके अंदर फाइबर होते हैं जिन्हें बोलते हैं रफेज, तो उनके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है। तो रफेज क्या होता है, रफेज वो होते हैं जो हमारे पाचन को सुलभ बनाते हैं। इसके अंदर ये नोट करके लिख लेना, रफेज पाचन इजी। और सेल्यूलोज का क्या काम आता है, कपास के रेशे, सिल्क तो क्या होती है, प्रोटीन होती है, लेकिन कपास के रेशे क्या होते हैं, सेल्यूलोजिक होते हैं। लकड़ी
उसके अलावा सेल्यूलोज एसिडेट एंड सेल्यूलोज सिट्रेट। ये सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज का निर्माण सेल वॉल में होता है। सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज के अंदर C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। जो ग्लूकोज के 6000 अणु मिलकर सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया। अब हम पढ़ते हैं काइटिन के बारे में। काइटिन क्या है? तो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था। काइटिन जो होता है ये भी एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो ये एक स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। काइटिन, काइटिन किसका कार्बोहाइड्रेट है? काइटिन है NAG का, NAG का पॉलीमर। NAG की फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन काइटिन। ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। फर्स्ट नंबर पर तो हमारे सर्वाधिक मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता था, और सेकंड नंबर पर हमारे पाया जाता है काइटिन सर्वाधिक मात्रा में। क्योंकि सेल वॉल बन रही है तो बहुत सारे करोड़ों लाखों संख्या में फंजाई प्रेजेंट रहती है। उनकी जो सेल वॉल होती है वो इसकी बनी रहती है। इसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, वही C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है। काइटिन हो गया। उसके बाद हमारा कौन कौन सा हो गया पॉलीसैकेराइड्स के अंदर? स्टार्च हो गया, काइटिन हो गया, सेल्यूलोज हो गया। सेल्यूलोज के बाद हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किसके अंदर संग्रहित रहती है? ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल के, हमारे लीवर के अंदर संग्रहित रहती है ग्लाइकोजन। फोर्थ नंबर पर ग्लाइकोजन एनिमल में फूड स्टोरेज। ठीक है। ग्लाइकोजन इसके अंदर रहते हैं। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल रहते हैं? 3000। ग्लाइकोजन जो है वो हमारे लीवर के अंदर संग्रहित रहती है। जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता रहती है तो उस ग्लाइकोजन का पाचन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है जो कि हमारे अंदर संग्रहित रहती है। और ग्लूकोज ग्लाइकोजन जो है आयोडीन के साथ मिलकर लाल कलर देती है। ठीक है। ग्लूकोज 30,000 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के इसके अंदर, और ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि पॉलीसैकेराइड है ना, तो ये इसके अंदर ग्लाइकोजन। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पर हम पढ़ते हैं इन्यूलिन। इन्यूलिन जो है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इसके अंदर फ्रक्टोज के 25 से 30 मॉलिक्यूल। अब आप बोलोगे कि इन्यूलिन जो है, इन्यूलिन पॉलीसैकेराइड कहां प्रेजेंट होती है? तो इन्यूलिन हमारे प्रेजेंट होती है डहेलिया के प्लांट में। डहेलिया प्लांट होता है ना, उसकी रूट में प्रेजेंट रहती है। और इन्यूलिन का हेल्प है ना हमारे जो ह्यूमन है उसके लिए यूरिन टेस्ट, क्योंकि इन्यूलिन का हमारे अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर फ्रक्टोज का पाचन करने के लिए फ्रक्टोज के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो इन्यूलिन के हमारे पास कोई नहीं होता, तो यूरिन टेस्ट में काम आता है कि उसे खिलाकर देखते कि जो हमारा किडनी है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ तक ये जो सारे के सारे मोनोसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड कंप्लीट होते हैं। उसके बाद कुछ नोट है जिन्हें बोलते हैं कि डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट नंबर पर आता है मैनिटोल। मैनिटोल ग्लूकोज का अल्कोहल डिराइव है, अल्कोहल व्युत्पन्न। मैनिटोल जो है वो ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट
इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल शुगर। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, जिस तरह से इसके अंदर ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह अल्कोहल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, वैसे ही यहाँ पर जो एल्डिहाइड समूह है वो प्रतिस्थापित हो जाता है कार्बनिक समूह के द्वारा, तो वो होता है ग्लूकोनिक एसिड। थर्ड नंबर पर आता है यदि एल्डिहाइड समूह अमीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसका एग्जांपल है ग्लूकोजामीन। ठीक है, ये होते हैं डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद आता है ये जितने भी पॉलीसैकेराइड हमने पढ़े थे वो सारे के सारे एक ही प्रकार के जो एकलक इकाइयां थी उनसे मिलकर बने रहते थे, लेकिन इस पॉलीसैकेराइड के अंदर एक आता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड का क्या मतलब है कि जो एकलक इकाइयां हैं वो अलग अलग है। इसका एग्जांपल है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन किसमें प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी रहती है। बैक्टीरिया सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी रहती है। इसकी एकलक इकाइयां कौन कौन सी होती है, NAG एंड NAM एंड सो ऑन। क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है तो ऑब्वियसली इसके अंदर N अणु पाए जाएंगे। NAG का फुल फॉर्म बता ही दिया, N एसिटाइल ग्लूकोजामीन, और NAM का फुल फॉर्म होता है N एसिटाइल म्यूरानिक एसिड। पेप्टिडोग्लाइकेन का पाचन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया का पाचन लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो कि हमारे लार प्लस आंसू के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसके द्वारा पेप्टिडोग्लाइकेन का पाचन होता है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड का ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड हमारे अंदर कहां प्रेजेंट रहता है, हाइल्यूरोनिक एसिड हमारी कार्टिलेज में प्रेजेंट। ठीक है, हमारी कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट रहता है हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड किस किस से मिलकर बना रहता है, ये होता है NAG प्लस ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद दो टर्म्स रह गई जिन्हें बोलते हैं एनोमर एंड एपीमर। एनोमर होते हैं जैसे अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, इन्हें इनका एनोमर कहा जाता है। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका फर्स्ट नंबर के कार्बन पर HOH लिखते हैं, और यदि दूसरे नंबर के कार्बन पर OHH लिख दें तो HOH वाला तो अल्फा फॉर्म कहलाता है और OHH वाला बीटा फॉर्म कहलाता है। एपीमर होते हैं गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड ग्लूकोज। जैसे कि ग्लूकोज के थर्ड नंबर के कार्बन का अभिविन्यास क्या होता है, थर्ड नंबर के कार्बन का होता है OHH। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गैलेक्टोज की। इसकी एक ट्रिक है गैलेक्टोज एंड मैनोज। एबीसीडी के अंदर पहले कौन आता है, G। एबीसीडी के अंदर यदि पहले G आता है तो इसका बाद वाला कार्बन अलग होगा, M जो है वो पहले आता है तो उसका पहले वाला कार्बन अलग होगा, तो इसका मतलब है मैनोज। अब देखो पहले मैनोज क्या है, यहाँ पर क्या आता है CH2OH CHO। अब हम बात करते हैं मैनोज श्रृंखला की। मैनोज श्रृंखला में मैंने बताया दो नंबर के कार्बन, तो इसके अंदर दो नंबर के कार्बन कॉन्फ़िगरेशन होता है OHH OHH, ये बिल्कुल सेम रहेगा। तीसरे नंबर का कार्बन यहाँ पर लिखते हैं HOH एंड HOH। और अब हम बात करते हैं गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज की बात करते हैं तो गैलेक्टोज के अंदर 4 नंबर के कार्बन की बात हुई, तो यहाँ पर हम लिखते हैं OHH एंड यहाँ पर सेम HOH, तो इनको बोलते हैं एक दूसरे में आपस का एपीमर कहते हैं। यहाँ तक हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे लिपिड के बारे में। ये कार्बोहाइड्रेट था।